नमस्कार, नाइन न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। कुछ बड़ी खबरें नेपाल के लिए निकलकर सामने आई हैं। खबर जुड़ी है नेपाल और कतर के कोलैबोरेशन को लेकर, जो कि एक अच्छी खबर है नेपाल के लिए। साथ ही साथ दूसरी खबर जुड़ी है नेपाल के अपर तामाकोशी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर। लेकिन एक तीसरी खबर निकल के आई है एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट की, जो कि नेपाल के लिए परेशान कर देने वाली एक रिपोर्ट है। तो चलिए बढ़ते इन तीनों ही खबर पर विस्तार से। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा लें। तो सबसे पहले बात करते हैं नेपाल और कतर के कोलैबोरेशन को लेकर। दोस्तों, नेपाल टूरिज्म बोर्ड यानी कि एनटीबी के सीईओ धनंजय रेग्मी और कतर के एम्बेसडर जो कि नेपाल में है यूसुफ बिन मोहम्मद, दोनों के बीच में एक मीटिंग मंडे को हुई है, जिसमें दोनों ही लोगों ने एक मेजर डिस्कशन किया है कि कैसे कोलैबोरेशन करके दोनों कंट्री के टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। साथ ही साथ इसकी एक प्रेस स्टेटमेंट भी रिलीज हुई है, जिसमें बताया गया कि दो एग्रीमेंट पर दोनों देश बायलैटरल तरीके से काम करेंगे, जिसमें फॉरेन बायलैटरल कॉर्पोरेशन सेक्टर को ध्यान में रख के काम किया जाएगा। लेकिन ये चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं जब कतर के एम्बेसडर कहते हैं कि नेपाल के पास एक यूनिक गिफ्ट है, वो गिफ्ट है नेचर का, और उससे नेपाल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के और ज्यादा मुकाम छू सकता है। और इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चलते नेपाल अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करके इसमें और तरक्की कर सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नेपाल की जो ब्यूटी है वो काफी मेस्मराइजिंग है, यानी कि आप उसे देखते ही रह जाएंगे, ऐसी सुंदरता है। और नेपाल की सुंदरता इतनी अच्छी है कि मैं भी इसे सिर्फ देखता ही रह गया। साथ ही उन्होंने एक स्टेटमेंट भी कोट करके लिखा। उन्होंने लिखा, मेनी फॉरेन टूरिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू मेक नेपाल देयर डेस्टिनेशन इन लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सपेंसिव एयरफेयर फॉर द फॉरेनर्स। और इस स्टेटमेंट के जरिए कतर के एनवॉय कहना ये चाहते थे कि बहुत से टूरिस्ट हैं जो कि नेपाल जैसी सुंदर डेस्टिनेशन को अभी तक नहीं देख पाए हैं, क्योंकि नेपाल में ट्रांसपोर्टेशन और हवाई यात्रा को लेकर टिकट्स काफी ज्यादा प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं है, जिसके चलते गवर्नमेंट और टूरिस्ट इंडस्ट्रीज को इस पर काफी ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा, जिससे टूरिज्म में बहुत बड़ा बूम हो सकता है नेपाल में, और डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा रहेगा नेपाल के। क्योंकि जैसा कि उन्होंने नेपाल की सुंदरता पर पहले ही टिप्पणी की थी, और उन्होंने कहा कि कतर की गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है कि वो नेपाल के टूरिज्म को प्रमोट करे। और इसी के साथ के सीईओ रेग्मी ने कहा कि नेपाल फॉरवर्ड प्लान्स पर काम कर रहा है, जिससे वो और ज्यादा प्रमोशन करेगा मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, जैसे कि कतर और कई और कंट्रीज में, जिससे नेपाल के टूरिज्म को मिडिल ईस्ट से भी बढ़ावा मिले। और उन्होंने कहा कि नेपाल भी रेडी है वो होस्ट करे कतर के टूरिज्म को डिफरेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करके। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही कंट्रीज के लिए एक अच्छी खबर है, और इससे कहीं ना कहीं नेपाल के टूरिज्म को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ दोनों ही देशों की दोस्ती पे भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा, और आगे चलकर और भी सेक्टर में साथ रह के काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गई नेपाल और कतर को लेकर एक खबर की। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दोस्तों, दूसरी खबर निकल के आई है नेपाल के चल रहे प्रोजेक्ट अपर तामाकोशी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से, जो करीबन 4556 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है। और अब ये प्रोजेक्ट अपनी फाइनल स्टेज के कंस्ट्रक्शन में पहुंच गया है, यानी कि जल्द ही ये शुरू होने वाला है। तो ये नेपाल के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, जो इसके मेजर वर्क जैसे कि इनटेक टनल, ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन, उन सब चीजों पर काम कंप्लीट हो चुका है, और सिर्फ अब छोटे कंस्ट्रक्शन और कुछ मैकेनिकल वर्क ही बचे हैं इस प्रोजेक्ट में। आपको बता दें कि ये नेपाल का नेशनल प्राइड प्रोजेक्ट है, और ये एक्सपेक्ट किया गया था कि कंप्लीट होगा नेपाल के न्यू ईयर 2078 में। दोस्तों, इसमें डिलेड कोविड-19 की वजह से काफी हुए थे, और टेक्निकल ग्लिच की वजह से भी काफी हुए थे। और इसमें हाइड्रो मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है कि इसमें वेल्डिंग और पेंटिंग का काम अप्रैल 21 तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये डैम तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ इस डैम की पेन स्ट्रोक पाइप भी इंस्टॉल हो चुकी है। दोस्तों, ये पाइप्स वही पाइप्स होती हैं जो कि डैम में भरे हुए पानी को नीचे टरबाइन तक पहुंचाती हैं, और इसमें मेन तौर पर इनटेक, मेन टनल, पावर हाउस, ट्रेल रेस टनल और सभी मेजर कंस्ट्रक्शन पूरे हो चुके हैं। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरपर्सन अपर तामाकोशी हाइड्रो प्रोजेक्ट लिमिटेड हितेंद्र देव ने कहा कि साइट का इंस्पेक्शन विजिट हम कर चुके हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस डैम की शुरुआत मिड मई तक हो जाएगी, यानी कि मिड मई तक नेपाल के पास और ज्यादा सरप्लस बिजली होगी, जिसे नेपाल और देशों को बेच सकता है। इससे नेपाल का इकोनॉमिक तौर पर काफी ज्यादा फायदा होगा, जो कि और देशों को बिजली बेचेगा। तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये प्रोजेक्ट नेपाल के लिए क्यों बेहतर है। तो ये तो होगी नेपाल के अपर तामाकोशी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात। अब बढ़ते हैं एक ऐसी खबर पर जो कि परेशान करने वाली है।
दोस्तों, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया है कि नेपाल की ह्यूमन राइट सिचुएशन में कोई बढ़त नहीं हुई है 2020 में और सिचुएशन ज़्यादा खराब हुई है। जी हाँ, वैसे तो दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स को लेकर सभी सरकारों का रिकॉर्ड काफी ज्यादा खराब रहा है। अगर नेपाल के पड़ोसी देशों में ही देख ले तो पाकिस्तान, भारत में तो हालत और ज्यादा खराब हुई है और सबसे ज्यादा हालत खराब हुई है भारत में। भारत में हालत तो इतनी खराब है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ फॉरेन फंडिंग को लेकर कई आरोप लगाए गए, जिसके बाद कई और ऐसी चीजें देखी गई हैं जो बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करने वाली हैं, जिसमें यूएपीए जैसे बड़े ऐसे कानून हैं जिसमें सबूतों के बिना ही लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इसी और नेपाल को लेकर भी कोई अच्छी खबर निकल कर नहीं आई है, क्योंकि नेपाल में भी 2020 में काफी ज्यादा हालत खराब हुई है ह्यूमन राइट्स को लेकर। जैसा कि भारत में देशभक्ति को लेकर सेंटिमेंट्स को बहुत उठाया गया और लोगों को देशद्रोही और देशभक्त की कैटेगरी में रखने लगे, जिसके बाद सिटीजन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था और डिवाइड एंड रूल कहीं ना कहीं खेला जा रहा है। हर एक देश का नागरिक देश प्रेमी होता है और उसको अपना देश प्रेम साबित करने के लिए किसी की भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन पॉलिटिक्स अपना गंदा खेल खेल कर लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलती है। दोस्तों, दुनिया का इतिहास गवाह है, जब भी नेशनलिज्म यानी कि देशभक्ति को बढ़ाने की कोशिश की गई है और उस देश के कंसेप्ट से जनता को बाहर कर दिया गया है, तब देशों की बर्बादी हुई है। वो चाहे ऑटोमन साम्राज्य हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम हो या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम, जर्मनी हो, इटली हो, ये सभी इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने हैं जो कि दुनिया के कई एग्जाम्पल हैं बर्बादी के। और ऐसा ही कुछ कंसेप्ट अब एशियन पॉलिटिक्स में भर चुका है। इंडिया में इसको भरपूर तरह से पंप किया गया है। साथ ही साथ इसकी हवा पाकिस्तान, नेपाल और कई और देशों में भड़के दिखने लगी है, जिसका असर जनता पे भी पड़ रहा है और सिटीजन्स के कई छोटे सेक्टर्स पर भी। हो सकता है कई लोग इस हिस्टोरिकल फैक्ट से अलावा कुछ और राय रखते हों और नेशनलिज्म को किसी और नजरिए से देखते हों, लेकिन आज के दौरान सच सिर्फ यही है कि पॉलिटिशियन नेशनलिज्म यानी कि देशभक्ति का एक गलत उपयोग करके जनता के इमोशन से खेल रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया कि 2020 में नेपाल की गवर्नमेंट ने काफी इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाया है। साथ ही साथ लॉकडाउन के कदमों को लेकर भी काफी ज्यादा आलोचना की गई है, जिसमें गरीबों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में जिक्र किया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफी इंडिविजुअल्स को डिटेन किया है जो कि मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे थे और साथ ही साथ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। गवर्नमेंट की आलोचना करना कोई भी बुरी बात नहीं है, लेकिन जब उस आलोचना पर जेलों में डाला जाए तो ये कहीं ना कहीं गलत होता है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफी ज्यादा एक्सेसिव फोर्स लगाकर प्रोटेस्ट को रोकने और दबाने की कोशिश की है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक वातावरण में सबको अपनी चीजें कहने का अधिकार है, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो या फिर राइटिस्ट हो या फिर वो किसी भी नेता का सपोर्टर हो या फिर एक सोशल एक्टिविस्ट हो, उसे अपनी बातें रखने का अधिकार है अगर उन चीजों पर वो सहमत नहीं है। लेकिन सरकारों का तानाशाही रवैया कहीं ना कहीं एशिया के सभी क्षेत्रों में काफी डरावना होता जा रहा है और उसका असर नेपाल में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सेक्सुअल और जेंडर बेस्ड वायलेंस को लेकर भी टिप्पणी की और बताया कि इस पर भी नेपाल की गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं किया है। साथ ही साथ माइग्रेंट वर्कर और दलित्स को लेकर रिपोर्टेड अब्यूजेस में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, जो कि ह्यूमन राइट्स में नेपाल की छवि को सही नहीं करता है। हालांकि चीजें अभी भी हाथ में हैं और कई और कंट्रीज से तो बेहतर हैं, लेकिन 2019 के बाद 2020 में चीजें खराब हुई हैं। यानी कि 2019 का नेपाल ज्यादा सेफ और ज्यादा अच्छा था, तो इससे यही जाहिर होता है कि सरकारों ने ठीक से ह्यूमन राइट्स पर काम नहीं किया है, जिसे आगे चलकर सही करना बेहद जरूरी है। और नेपाल को 2019 के ह्यूमन राइट्स में बेहतर नेपाल से भी और बेहतर नेपाल करना है। तो आपकी क्या है इस पर राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज की इन रिपोर्ट्स में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक इसे शेयर जरूर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। NI न्यूज़।